चलिए दिल्ली लेकर चलते हैं, आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। धन्यवाद अमिताभ जी। आदरणीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऊर्जावान नेता मोहन जी, आज आपके साथ यहाँ मंच पर बैठने का सौभाग्य मिला। जैसा अतुल जी और अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आज के इस सत्र में हम लोगों ने जो योजना बनाई है उसमें दिन भर आज आपका समय लेने का इरादा है और उस इरादे में कुछ सफलता भी मिली है। तो उस आयोजन को आगे बढ़ाने के लिए हमने देश के और प्रदेश के हमारे गौरव, हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आवाज डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत जी, नीति आयोग के सदस्य हैं, ग्वालियर से हैं, और प्रधानमंत्री ने जब एआई और सेमीकंडक्टर के ऊपर पहला टास्क फोर्स बनाया तो डॉक्टर सारस्वत उसके अध्यक्ष थे। इस सारे उपक्रम में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की भागीदारी ना हो तो कार्यक्रम पूरा नहीं है। तो हमने फिर जितिन प्रसाद जी से निवेदन किया। तो बहुत धन्यवाद आपका, जो आज आपने हमारा ये निवेदन स्वीकार किया और आज हमारे साथ मंच पर मुख्यमंत्री जी के साथ हैं आप। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 3 स्तर पे देखने का आज प्रयास किया है। सबसे पहला प्रयास जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रभाव है, किन क्षेत्रों में हमें सावधानी की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कृषि का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, उसमें तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक जो हमारे शोध की मर्यादाएं हैं वो कैसे रखी जा सकती हैं, उसके संबंध में सत्र है और उसमें चर्चा होगी। दूसरा, सुरक्षा से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकताएं हम लोगों को देखने और सोचने की हैं, उसके बारे में चर्चा होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जो सामाजिक सद्भाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी को लेकर के आज शाम का जो व्याख्यान भी रखा गया है डॉक्टर पंड्या का, वो भी उसी से संबंधित है। हमारे चेयरमैन एम्बेसडर संजय कुमार वर्मा कुछ और पॉइंट्स के साथ में तैयार हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो बात को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू डायरेक्टर जनरल चतुर्वेदी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितिन प्रसाद, distinguished guests, subject matter experts, representative of industry. It is an honor to be here today to speak on a subject that is shaping the future of our society, which is artificial intelligence. It is no longer a futuristic concept. It is already transforming the way we live, work, and interact. In India, where traditions and modernity coexist, AI is subtly reshaping social norms, communication patterns, and lifestyle choices. From influencing consumer behavior and news consumption to altering traditional job roles and education systems, AI is impacting the way of life as we know it. While artificial intelligence holds immense promise, its social implications, especially in a diverse and dynamic country like India, warrant careful examination to ensure that technological progress aligns with cultural values and societal well-being. AI से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक इसका रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव है। भारत को अपने विशाल वर्कफोर्स के साथ दोहरी चुनौती का सामना करना होगा, जिसमें स्वचालन या ऑटोमेशन कुछ नौकरियों को खत्म कर देगा, परंतु इसके साथ एआई संचालित उद्योगों में नए अवसर पैदा करेगा। विनिर्माण, कृषि और सेवा जैसे क्षेत्रों में पहले से ही एआई अपनाने के कारण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एआई के विघटनकारी पहलुओं के बजाय इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर ध्यान केंद्रित करके नौकरी के नुकसान की आशंकाओं को कम किया जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से तकनीकी प्रगति ने हमेशा रोजगार को बढ़ावा दिया है। एआई मानवीय क्षमताओं को बढ़ा सकता है, रेपिटेटिव वर्क को स्वचालित कर सकता है और हायर वैल्यू एडिशन और एफिशिएंसी में मुख्य भूमिका निभा सकता है। एक सहज ट्रांजिशन
सुनिश्चित करने के लिए कौशल निर्माण एवं कौशल वृद्धि में निवेश महत्वपूर्ण है। एआई एकीकृत उद्योगों के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने के लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्किल इंडिया और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों जैसी सरकारी पहलों में एआई केंद्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल, व्यावसायिक एआई शिक्षा और उद्योग अकादमिक सहयोग को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि एआई के साथ काम करने में कुशल कार्यबल विकसित किया जा सके। इसके अतिरिक्त एआई संचालित क्षेत्रों में जैसे एआई नैतिकता, एआई ऑडिटिंग। मेरी बड़ी मुश्किल है, इतने अच्छे प्रकार से सबने बात कर दी और आखिरी में मुझे बोला गया कि अब आपको भी बोलना है। अब मैं बड़ा मुश्किल में हूं कि जो बोला उसके अलावा क्या लूंगा। जितनी बातें आ गई एआई की, एक दृष्टांत सुनाता पुराना जो हम सबके ध्यान में आएगा। भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी हुई और भगवान कृष्ण वसुदेव देवकी के परिवार से निकले, ये हम सबको मालूम है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग उनके पहले का है जो कम लोगों को जानकारी होगी। वो प्रसंग ऐसा है कि उग्रसेन जो कंस के पिता है, ये उनकी उस दौर की बात है जब वो अपने जवानी के दौर में थे। उनकी शादी हुई और शादी होकर के वो अपनी विवाहिता पत्नी के साथ आउटिंग के लिए जंगल जा रहे थे और अचानक ऐसा हुआ कि वो रथ में बैठने लगे। जैसे राजकाज के झंझट रहते ही हैं, हम सब जानते हैं कि इन टाइम पे कोई मीटिंग आ जाती है तो फिर रुकना पड़ा उग्रसेन महाराज को कि जरा कैबिनेट है, जरा आपको आना पड़ेगा। अब परिवार वालों को बहुत झंझट होती कि ये कौन सी आफत है, अभी निकल पड़े फिर रुकना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तो अपनी महारानी से कहते हैं, महारानी वहां जंगल में वो झरना है, पहाड़ है, वहां जब एक बार गए थे वहीं पहुंचो तो अपने परिचय सारे जितने भी उनके लाव लश्कर उनको सबको रवाना करते, मैं पीछे आता हूँ, मैं 1-2 घंटे बाद आता हूँ, देखता हूँ मैं क्या है। वो पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद में ये महारानी तो पहुंच जाती है और ये संयोग से अभी दरबार में थे। और जाने क्या होता है कि जहां वो पहुंचती है रानी, और वो चूंकि स्वाभाविक उसकी परिचारिका महिला है, अब जंगल है और आउटिंग के लिए आए तो स्वाभाविक रूप से झरने वगैरह था तो वो स्नान में लग गए। तो महिला स्वाभाविक अपनी जो भी उनकी मर्यादा की व्यवस्था में स्त्री थी। इसी समय संयोग से ऐसा था कि एक पास का राजा जो इस उग्रसेन महाराज से द्वेषता रखता था, जिनकी बनती नहीं थी, ये भी वहां पास में लश्कर लगा के था। इसने कहा ये कौन आए हैं, जरा थोड़ा अलग टाइप का माहौल दिख रहा है। तो उसको जानकारी आ गई कि उग्रसेन की पत्नी आई। तो उसको उसके मन में जो भाव था वो द्वेष भाव था। ये अलग बात थी कि वो राजा होकर के उससे सामने संघर्ष नहीं कर पाता था उग्रसेन से, लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष भाव था, गुस्सा था, उससे थोड़ा दुश्मनी का भाव था। तो उसको एक विधा आती थी। वो विधा ये थी कि वो अपना रूप बदल सकता था। तो उसने उस षड्यंत्र के अंतर्गत अपना रूप बदल लिया और वो महाराजा उग्रसेन बन गया। और उग्रसेन बन करके वो वहां जहां स्नान हो रहा था या बाकी रानी और सारे लोग थे, अचानक गया और जाते ही देखा कि महाराज आ गए। तो स्वाभाविक रूप से वो जितने बाकी लोग थे सब भागे और वो अकेली रानी उनके पास रह गई। अब ये घटना यथार्थ में भी है कि वो रानी महाराज को देख अचंभित है, लेकिन वो बोलती महाराज तो आप 2 घंटे बाद आने वाले, एकदम पीछे पीछे कैसे आ गए। तो वो बोलते नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से कुछ घटना जैसे एक विवाह के बाद की होती, वो अपना अनुकूलता दिखाते, लेकिन जब ये व्यवहार होता तब वो एकदम से उसको लगता कि ये उग्रसेन नहीं है, क्योंकि वो रूप भले बदला हुआ है और लेकिन व्यवहार से आचरण से अच्छा नहीं लगा उनको। तो एकदम से वो बहुत गुस्सा होती कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया और तुम कौन, और ये, और बहुत एकदम क्रोधित आक्रोशित होती है। तब जाकर वो बोलता कि देखो मैं कोई भी हूं, लेकिन मैं ये ईश्वर की इच्छा थी, मेरी आपके मिलन से एक संतान होगी, वो संतान बहुत बलिष्ठ होगा और अच्छा होगा। वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वो बोले दुष्ट तूने मेरे सतीत्व को भंग कर दिया और मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जो भी होगा
ये तू कितना भी उसका अच्छे बारे में कह रहा है। मैं यादव वंश की हूं और मैं अपने वंश में कामना करती भगवान से कि ऐसा कोई वंश वाला होगा जो उसको मारेगा। तो ये पाप मेरे को छोड़ के जा रहा है। अब ये घटना हमको ये बताती है कि वो बात क्यों पकड़ में आ गई, अपने काम की बात, कि वो उसके एआई का जमाना आधा होगा उस समय कि जब शरीर तो बदलता लेकिन आवाज नहीं बदल सकता, इसलिए बोल नहीं रहा था। आज का एआई और उन्नत हो गया कि अब आवाज भी बदल जाती है। तो अब पता नहीं वो आपको ऐसा संकट आएगा तो पहचानने भी नहीं आएगा कि झंझट क्या। तो भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी के पहले कंस की भविष्यवाणी ये उस समय हुई थी, उस घटना से। ये मैं उस प्रसंग से जोड़ करके ये जो अभी अपन नुकसान फायदे की बात जोड़ रहे हैं कि एआई के आने से नुकसान, एआई के आने से फायदे, ये बात सही है कि हमारी मस्तिष्क की अवस्था को देख करके जिस प्रकार के नए नए खोज हो रही है, जैसे हम अपने स्कूली जीवन को याद करें तो विज्ञान एक अभिशाप है या विज्ञान एक वरदान है, सबने निबंध लिखे होंगे और कई सारी बातें सबके जीवन से निकली होगी। और इन सारी बातों से वो दौर भी निकले होंगे जब कंप्यूटर आया तो हाहाकार मचा था, अरे कंप्यूटर आ गया तो सब बेरोजगार हो जाएंगे, क्या होगा, कहां से संकट आ गया, इंटरनेट आया तो घर घर बिगड़ जाएंगे, कितनी प्रकार की बात है। ये सब बातें तो आएगी, लेकिन ये बात भी सही कि उसमें अच्छाई भी और बुराई भी है, दोनों तरह की बात है। ऐसे में एआई का जमाना तो उसमें अच्छाई भी बुराई भी। सरकार के माध्यम से जो फायदे हो सकते हैं वो सारे विद्वानों ने बताए, संकट भी बताए, जो आशंक धारणा है और जो घट रहे हैं व्यवस्था उन पे भी बात है। लेकिन ये नानाजी के नाम पर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो माननीय नानाजी ने बनाया है, ये समाज के इन व्यवस्थाओं के लिए सही प्लेटफॉर्म है जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए मौका देता है। ऐसे विचार विमर्श के इस प्रसंग के अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबके प्रति अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग एआई का सबके सामने रखा। आज शाम को अपना नानाजी स्मृति व्याख्यान इसी विषय पर अपना रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें भी मुख्य अतिथि हैं। चिन्मय पंड्या जी अपना सारस्वत उद्बोधन रखेंगे। आप सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। इस अवसर पर एक और कार्यक्रम जो दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हम लोग कर रहे हैं, सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य 12, 13, 14 लाल किला मैदान में माधवदास पार्क है। आप सभी से आग्रह है कि आप सब उसमें जरूर आएं। सम्राट विक्रमादित्य एक आइकॉन थे भारत में, मतलब भारत में जो अगर सुशासन की और ईमानदारी की जो एक मिसाल दी जाती है किसी प्रशासन को, तो वो सम्राट विक्रमादित्य का नाम उसमें आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय का बहुत निकट का विषय है। बहुत पहले से मुख्यमंत्री जी जो विक्रम संवत वाला कैलेंडर है और उसके बारे में जो सब चीजें उस पर काम करते रहे हैं। आप सभी लोग और अपने मित्र परिचर के साथ में आए आप यहाँ पर उस समय पूरे हैं। अच्छा, ये तो ये चौथा जो हमारा इंटरनेशनल एसडीजी कॉन्फ्रेंस हुआ उसका कंपेंडियम माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंचीय अतिथियों को प्रदान किया जा रहा है। आदरणीय सचिन जी हम लोगों के साथ में इस पूरे अभियान में साथ में रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेमिनार में शामिल है, साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी सेमिनार में शामिल हुए। तो इस तस्वीरें आपको सीधी तस्वीरें दिल्ली से दिखा रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेमिनार में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी सेमिनार में मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यह दिल्ली दौरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेमिनार में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
तस्वीरें दिल्ली की दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ दीनदयाल शोध संस्थान से श्रीमान अतुल जैन जी, संस्कार भारती के माननीय प्रभात जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के CPR सुदाम जी और आप सब। मध्य प्रदेश सरकार अपने अपने अलग अलग प्रकार के सुशासन के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभागवार काम अपना कर रही है। लेकिन जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथेय के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। विकास तो होना चाहिए, लेकिन विरासत पे भी गर्व होना चाहिए। और विरासत से जब गर्व की बात करते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में सम्राट विक्रमादित्य का 2000 साल पुराना उनका अपना एक किरदार पूरी देश और दुनिया के सामने आदर्श रूप में दिखाई देता है। विक्रमादित्य के जीवन के विविध पक्षों को जितने प्रकार से हम देखेंगे, आपको हर बार उनकी अलग प्रकार की एक तरह से उनकी प्रतिमा भी हृदय में बनती है। और जिनने विक्रमादित्य को पढ़ा होगा, विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे शासक हैं लगभग 2000 साल से जिनके जीवन के विविध प्रसंगों से भी लोग प्रेरणा लेते हैं और उनके शासन काल की तुलना सुशासन की सर्वश्रेष्ठ तुलना है। इस नाते से उनने जो जो प्रयोग किए, जिस प्रकार से जीवन जिया, जो जो उनने काम किया और उनके अपने उस काल के दरम्यान में जो उनने अपने शासन में प्रयोग किए, वो प्रयोग भी बहुत अद्भुत रहे हैं। जैसे हम सबकी जानकारी के लिए हमारा जो संवत है, ये विक्रम संवत है। आमतौर पर जो ईस्वी सन और हिजरी संवत है, ये संवत और सन के साथ जो अंतर है, ये भी हमारे समझने की बात है कि हमारा संवत ये पुरुषार्थी है, अर्थात ये किसी की जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ा हुआ है। ये हमारे शासक की शासन करने की भावना के साथ उदार परंपरा को लेकर चलने वाला संवत है। अर्थात संवत प्रारंभ करने की जो पहली शर्त हमारे अपनी सनातन संस्कृति में भारतवर्ष में है, वो ये कि जो शासन चलाते चलाते अपना संवत चलाना चाहेगा, वो पूरी प्रजा का कर्ज वो अपने पास से चुकाने का उसका सामर्थ्य होना चाहिए। अर्थात उसके पास इतना धन हो कि वो पूरी प्रजा को कर्ज मुक्त कर दे और उतना ही धन वो अपने बाकी उद्योगपतियों को भी उपलब्ध कराए जो भविष्य में भी कर्जा न ले। अब ये थोड़ा दुनिया के लिए चुनौती और दुनिया के लिए अविश्वसनीय बात हो सकती है, लेकिन ये हमारी यथार्थ की बात है कि जिनने अपने पूरे भूभाग से लोगों का सारा कर्जा अपने से कर्ज मुक्त करके शासन की व्यवस्था संचालित करते हुए विक्रम संवत का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए विक्रम संवत 2082 ये 3 दिन पहले लगा है, जिसका हमारे यहाँ संवतों की भी गिनती नाम से होती है, जो श्लोक में बोले जाते हैं। अर्थात 2082 बोलना है तो 60 प्रकार का संवत, जैसे ये संवत का नाम सिद्धार्थ है, इसको 2082 बोलने की जरूरत नहीं। केवल श्लोक में पंडित जी जब श्लोक कराएंगे तो वो मास मासे पुण्य पवित्र मासे ऐसे करते करते जब संवत की बात जाएगा, विक्रम संवत्सरे तो सिद्धार्थ नाम संवत्सरे, अर्थात 2082 में बोल रहे। तो ये जो भाव है उसमें उस शब्द से उसका कितना महत्व है। अब इसका पर्याय आपके अंग्रेजी सन में भी नहीं है। अगर 2025 को कुछ और बोलना तो कोई शब्द नहीं है, वो अंक से ही बता सकते हैं, केवल अंक से बता सकते हैं, नाम नहीं हो सकते। लेकिन ये 60 नाम है, 60 नाम का चक्रीकरण है, ये बदलता रहता है। तो मैं मान के चलता हूं कि संवत के बारे में आपको बताया, शासन की व्यवस्था में भी नवरत्नों की मालिका ये माननीय हमारे सम्राट विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ की गई कि हमारे अपने अलग अलग विषय के विशेषज्ञों का समूह बना करके मंत्रिमंडल के अंदर भी एक एक व्यक्ति वो अपने जुड़े हुए 5-7 मंत्रालय के ऊपर एक तरह से अपनी उस विषय की दक्षता के बलबूते पर सुशासन के सारे तत्व निकाल के चले। तो नवरत्न विक्रमादित्य के एक से एक, और वो भी कब, जब उनने अपने देश को जो गुलामी
पुराने की दास्ता से मुक्त कराया। विक्रमादित्य ने जब अपना शासन संभाला, उनके पूर्ववर्ती पिताजी के शासनकाल गर्दहुल्य नाम उनका है, और गर्दहुल्य से शकों में परास्त करते हुए उनका शासन पूरे देश से शकों का शासन हो गया था। और देश भी वर्तमान का नहीं, अभी वर्तमान का भारत तो है ही, आसपास के ऐसे कई सारे देश जो रोम तक चले जाते, वो सब विक्रमादित्य के शासनकाल में अपने पुरुषार्थ से सारे विदेशियों को हटा करके उन्होंने सुशासन की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद शासन के साथ जुड़ करके अच्छे सुनाम धन्य विषय के विशेषज्ञों को भी जुटा करके नवरत्नों की मालिका बने। नवरत्नों की मालिका से तात्पर्य था कि उनकी कैबिनेट के अलावा भी कैबिनेट के साथ में 9 लोग मिलकर के विक्रमादित्य उसमें हो या न हो, वो शासन के सारे निर्णय लेने में समर्थ थे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हो कि काल के प्रभाव में कोई कारण से विक्रमादित्य अगर नहीं है तो भी शासन सुचारू रूप से चलता जाएगा। ये हम अपने परवर्ती काल में, अर्थात अभी 300 साल पहले शिवाजी महाराज के भी अष्टप्रधान की पद्धति में भी देख सकते हैं। जब शिवाजी महाराज ने भी अष्टप्रधान पद्धति लगाई तो सरकार में शिवाजी भले आगरा की जेल में औरंगजेब के वहां थे, लेकिन शासन के सूत्र में कोई कठिनाई नहीं आई। तो ये जो बाद के काल में भी शासन की व्यवस्था चलती है, ये अपने लिए उल्लेखनीय उदाहरण है जिससे हमको समझ में आएगा। फिर आपने सबने देखा ही कि दानशीलता, जिसका मैंने उदाहरण दिया, दान इतना देना कि सब कर्ज मुक्त कर दे। वीरता ऐसा कि अपनी जान की बाजी चुटकियों में हर एक व्यक्ति की कष्ट में सबसे पहले शासन के मुखिया भी दिखाई देते हैं, बाकी भी देते हैं। इसलिए आपने सबने सुना होगा कि विक्रम और बेताल की कहानी, सिंहासन बत्तीसी की कहानी, राजा भोज और विक्रम का सिंहासन। यद्यपि भोज और विक्रमादित्य में 1000 साल का अंतर है दोनों में। विक्रमादित्य 1000 साल पूर्व भोज के हुए, लेकिन शासन चलाते चलाते वो अपने शासन की इतनी सुव्यवस्था स्थापित कर ली कि हर एक को की इच्छा होती थी कि वो विक्रमादित्य के समान शासन करे। तो विक्रमादित्य की शासन की विशेषता बताने के लिए पुतली का प्रतीक लेते हुए बेताल पच्चीसी की कहानी, विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी की कहानी, ये जग जाहिर है, आज भी पूरी दुनिया के सामने है। और एक और महत्व की बात है, ऐसा कहते हैं कि विक्रम का मूल नाम तो सहसांक है, उनका नाम सहसांक है, लेकिन जो उल्टे क्रम को सुक्रम में बदल दे उसको विक्रम कहते हैं। और आदित्य में सूर्य समान, तो विक्रमादित्य उपाधि है मूल पहले राजा के, आदि विक्रमादित्य का। तो आदि विक्रमादित्य की वो जो उपाधि है, वो उपाधि से बाद में भी हर राजा की इच्छा होती थी कि वो, इसलिए हमीर तक लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य से जोड़ा। लेकिन आदि विक्रमादित्य तो एक ही है और उनकी राजधानी उज्जैनी थी, ये हम सब जानते हैं। तो जब ये विक्रमादित्य के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री का शासन हमको कई मामलों में सुशासन की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में हमारी विरासत में ऐसे आदर्श उदार राजा, वीर राजा, सभी प्रकार के कुशल प्रबंधन वाले राजा, जनहितैषी जन कल्याणकारी योजना वाले शासन की कल्पना करते हैं। और एक महत्व की बात, विक्रमादित्य के काल में भी उनने अपने आप को जीते जी कभी राजा कहलाना पसंद नहीं किया। उनने अपने को गणराज्य का नायक कहा गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता के प्रधान सेवक के नाते से जानते हैं, ऐसे वो जो अपने आप को जिस भाव से रखा है, उनकी शासन के अंदर तो बिल्कुल सम्राट की उपाधि है अगर उनको देखा जाए तो, इतना बड़ा सुशासन का उनका संस्था है। लेकिन उन्हें अपने आप को जीते जी जनता का सेवक करके जाना गया। तो गणतंत्र की स्थापना अगर किसी ने की है तो ऐसा माना जाता है कि 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने भी की। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को जोड़ करके कहा गया और ये एकमात्र राजा जिसको भारत के सभी राज्यों के अंदर विक्रमादित्य और उसके सारी किस्सों को जनता के दिलों पर आज भी विक्रमादित्य सहजता के साथ उपलब्ध है। ये जरूर एक बात है कि हमारे जो भी पुराने व्यवस्थाओं के आधार पर या पश्चिमी बुद्धिजीवियों का की जो एक दौर चलती है, तो विक्रमादित्य को पाठ्यक्रम से पहले तो पाठ्यक्रम में भी थे, उनको पाठ्यक्रम में कभी रखा कभी नहीं रखा, कई बार बहुत सारी बातें हुई। फिर एक उनके नाम के कई हुए तो लोग कहते कौन
से रुकना चाहिए या वो ये 50 तरह की बात आ गई। तो हमने आज से लगभग 20 साल पहले मध्य सरकार के द्वारा विक्रमादित्य रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जो विक्रमादित्य के ऊपर लगातार रिसर्च करा रही है। फेलोशिप 6 प्रकार के दे रहा है, जिसमें हर साल उनकी जिसकी फेलोशिप जमा होती है उसका पुस्तकों का प्रकाशन करा रहे हैं। उसमें पुरातत्व की सामग्री का भी संग्रह कर रहे हैं। इस आधार पर हमारे डॉक्टर भगतलाल राजपूत जी निदेशक बने थे, बाद में भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी दिया इसी काम के कारण से, विक्रमादित्य के जीवन पर अच्छे रिसर्च और अच्छी पुस्तकों के कारण। तो जितनी बातें मैंने कही और एकदम से ध्यान में सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन थोड़ा इतिहास की चीजें हैं, तो अब ये सबको दृश्यमान रूप में कैसे लाए, सबके सामने कैसे आए, तो इसको महानाट्य का मंचन करते हुए आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा तो आपको दिखेगा कि विक्रमादित्य काल के एकदम से युद्ध के दृश्य में, तो युद्ध के दृश्य में इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं, इधर से घोड़े दौड़ते आ रहे हैं और आमने सामने तलवारों की जब झंकार होगी तो हमको लगेगा कि एकदम ऐसा नाटक का मंचन, जिस मंचन पे केवल कल्पना होती है और दृश्य साकार होता दिखाई देगा। विक्रम बेताल हमने सुना है, लेकिन बेताल आपके आंखों के सामने अट्टहास करता हुआ दिखाई देगा, जिससे हमको विक्रमादित्य के उस युग में पहुंचने का आनंद आएगा। विक्रमादित्य के जीवन में ये सारे रस जो वीर रस से लगा करके सारी चीजों में आप आनंद के साथ दिखाई देंगे। तो ये एक ऐसा अवसर है जो कई बहुत चुनौतियों भरा भी है, लेकिन इसकी खास बात यह कि इससे जुड़े हुए कलाकार जो है लगभग 250 से ज्यादा कलाकार हाथी घोड़े ऊंट पालकी के साथ पूरा दृश्यमान रूप दिखाई देंगे। और वो सारे लोग हैं जो इस खासकर विचार के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, लेकिन मिशन के लिए वो सब महानाट्य में पात्र बन करके इस विषय को जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से मोदी सरकार की ओर से यहाँ हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वो एक तरह से इस पूरी व्यवस्था में वो दीनदयाल शोध संस्थान, संस्कार भारती, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारा तो इतना ही काम है कि ये कोई कालजयी रचना बनी है तो कालजयी रचना को संस्कार भारती के माध्यम से विक्रमादित्य शोध पीठ में उपलब्ध कराने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली भारत का दिल है और ये हमारा वर्तमान का स्वर्ण काल चल रहा है एक तरह शासन का, तो इससे हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि आज के इस वैश्विक जगत में हमारी गौरवशाली विरासत को सबके सामने लाने के लिए एक उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में इसके पहले भाग्यनगर हैदराबाद में भी हमारा 3 दिन का शो किया था, जहां ये सारी बातों को हम लेके गए थे। भारत के हर राज्य में विक्रमादित्य को उतने आदर सत्कार मिलता है, लेकिन दोबारा सब राज्यों में जाकर के विक्रमादित्य उस काल को हम जीवित करने का प्रयास करें, जिसके आधार पर एक बार वैसे महानायक को पुनर्स्मरण कराया जा सके। तो मैंने अपनी बात कर दी। ये विषय थोड़ा सा जैसा है हमारे सबके सामने है, लेकिन यहाँ अपने से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपने 12, 13, 14 अप्रैल को ये इसका आयोजन किया जाएगा। और खास करके नए संवत के प्रवर्तन के अवसर पर भी बात की है और हम अपने गौरवशाली अतीत को सबके सामने ला करके आपके बीच में बात करने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि 2100 साल पहले के एक ऐसे अद्वितीय नायक को सबके बीच में पा करके आनंद होगा। कुछ बातें जरूर आपको बताना चाहूंगा। विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में सुशासन के साथ करने का प्रयास किया है, जिसके आधार पर वर्तमान में हमारे अयोध्या, मथुरा ऐसे 350 से ज्यादा देवस्थान के मंदिरों का निर्माण भी उनके द्वारा कराया गया था। ऐसा कहते हैं कि बाबर ने जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ढहाया था, वो भी 84 काले कसौटी के खंभे वाला मंदिर विक्रमादित्य काल का था। वो काल का समय है। ऐसे कई घटनाएं, कई सारी बातें हैं, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि महानाट्य पे बात होना चाहिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। भूपेंद्र जी, पात्र परिचय में आपका भी नाम दिखाई दे रहा है, आपने कोई पात्र दिखाई नहीं
ये बात सही है कि मैं लगभग इसमें पहले इस बात को स्थापित करता जब मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, टूरिज्म का अध्यक्ष था, बाद में विधायक बना, तब भी मैं एक रोल जरूर करता था कि सबको प्रेरणा मिले। लेकिन फिर जब मैं शिक्षा मंत्री बना और बाद में दूसरी जवाबदारी आई तो मैंने विनम्रता के साथ उनके साथ खड़े होना जरूर किया है, लेकिन अभी मैं इसमें पात्र नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी, मेरे दो सवाल हैं। पहला है कि आप भी उज्जैन से आते हैं, विक्रमादित्य की जो है शासन हुआ उज्जैन ही थी, तो क्या आप भी उनकी तरह दानशीलता दिखाते हुए, किसान बड़े परेशान है मध्य प्रदेश में जो कर्ज करे दबे हैं, आप भी दानशीलता दिखाएंगे क्या? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आप बता रहे इसका मंचन दिल्ली में हो रहा है, तो क्या बड़े प्लेटफॉर्म जैसे सिनेमा हुआ और OTT प्लेटफॉर्म हुए, मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कुछ ऐसा कोई फंड या इस तरह की मदद करेगी जो बनाना चाहे इस तरह? दोनों बातें हैं, मैं अलग अलग तरह से बोलता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे विक्रमादित्य काल में होता था कि जो गरीब या मकान नहीं बना सकते उनको मकान मिलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार के माध्यम से विक्रमादित्य के केंद्र में सब राज्य आते थे, तो ये कई अभी का समान हम देख सकते हैं कि आज भारत की तरफ दुनिया के दुश्मन की निगाह भी बढ़ नहीं सकती। का राज्य हमारा अपना देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सक्षम बन रहा है, सशक्त बन रहा है, और गरीब आदमी के लिए घर का मकान 2.5 लाख, शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण में 1.5 लाख, अन्न के लिए निःशुल्क अन्न की 2028 तक दोबारा व्यवस्था हुई, उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमको मिल रहा है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में जिस प्रकार से सहयोग हो रहा है, यही तो राम राज्य में होता था, ये विक्रमादित्य काल में होता था, ये आज अपने को प्रेरणा मिल रही है। ये किसानों की दृष्टि से भी हमने अपने 32 लाख किसानों को अपने बिजली 3 साल के अंदर सोलर पंप दे करके उनको फ्री करने की बात कर रहे हैं। कर्ज की दृष्टि से भी हमने काफी मदद की है, धीरे धीरे आगे तक ले जाएंगे सुविधा के हिसाब से। मैं मान के चलता हूं कि विक्रमादित्य काल को लाने के लिए एक आदर्श तो रखना पड़ेगा सामने शासक का, उससे बाद में प्रेरणा मिलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, ऐसे कई शासक हुए हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम अपने उस विरासत को देखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के उस भाव को भी समझ रहे हैं और हमारे गौरवशाली अतीत को भी देख रहे हैं। मैं आज के अवसर पर ये बोलना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने बात कही है, पहले तो इस बात का भ्रम मिटाना पड़े। कई सारे लोग तो कौन से विक्रमादित्य जो है ये जो बात लाते हैं, तो इन बातों का जवाब है ये विक्रमादित्य एक ही है जो आदि विक्रमादित्य, बाद के उनके काल के लोग आए जो अलग अलग प्रकार से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, नई पीढ़ी AI की तरफ देखती है, पुरानी पीढ़ी चाहती है कि संस्कृति, समाज, संस्कार का उत्थान हो, समन्वय कैसे हो सके, इसके लिए क्या प्रयास आगे किए जाएंगे? देखिए, इसके प्रयास ऐसे किए जा सकते जो हमने शुरुआत की है। हम विकास के सारे पैमाने लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गौरवशाली अतीत के उन प्रसंगों को सबके सामने लाने की आवश्यकता है। जो हम सामने लेकर आते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है। जैसे आज हम विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके सामने बताया कि संगत कैसे प्रारंभ होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा भी होता है क्या कि कोई शासक अपने सारे कोष से सबके कर्ज माफ कर दे? कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे, तो उसका उदाहरण है ये। शासन गरीब अमीर ऊंचा नीचा सबको लेकर चलने की क्षमता में रहे तो शासन, अन्यथा फिर काय के तो वो जो हमारी अलग अलग प्रकार की जो भावना है, शासन में सब प्रकार की व्यवस्थाओं में सामर्थ्य भी चाहिए। सुशासन के लिए अपने आप को भी उस तरह से, जैसे एक नहीं, विक्रमादित्य के जीवन की ऐसी कई कहानियां हैं जब विक्रमादित्य ने अपने आप को दांव पर लगा करके उन तरह के, वैसे मैं छोटी सी इसकी आपने प्रसंग सुनाए तो वैसे तो नाट्य देखोगे तो मजा आएगा, मैं बोलूंगा तो आनंद नहीं आएगा, लेकिन एक कहानी है, भोज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि विक्रमादित्य और भोज में क्या अंतर था। भोज विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो भोज से पुतली कहती कि राजा विक्रमादित्य भी, भोज और विक्रमादित्य दोनों में 1000 साल का अंतर, लेकिन भोज में भी अपनी वीरता के भी डंके बजाए थे। तो उन्होंने कहा, ये बताओ मैं इस सिंहासन पर बैठने जा रहा हूं तो तुम भोज विक्रमादित्य की तरह वीर कैसे रहोगे, बताओ उदाहरण। तो बोले आप बताओ क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा, आमने सामने का युद्ध हो रहा है और युद्ध में आपको जीतना ही है, हारना नहीं।
विक्रमादित्य हारना नहीं सीखता, और ऐसे में आमने सामने हजारों के लोगों के युद्ध की आप भूमिका बताओ, कहाँ खड़े होकर युद्ध करोगे कि युद्ध में आप जीत हासिल करो, किसी हालत में आपको क्षति नहीं हो और युद्ध जिता के ले जाओ। अब बहुत सोच विचार के जवाब देते कि मैं इसी जगह खड़ा हूं जहां युद्ध पे मेरा नियंत्रण रहे, मैं सब तरफ से मेरी निगाह के बाहर कुछ नहीं हो, और मैं इसी जगह भी खड़ा रहूंगा कि ये मैं जानता हूं कि शस्त्र सैनिक और अधिकारी में फर्क नहीं पड़ता है। तो युद्ध में अगर राजा मर गया तो युद्ध तो वैसे हो गया साहब। तो इसलिए मैं इसी जगह भी खड़ा रहूंगा कि मुझे हथियार की कोई चोट अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो पब्लिसिटी हो गया आपका काम, आप विक्रमादित्य की तरह सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। तो मेरे कोई बात नहीं, लेकिन बता मैंने गलत क्या बोला है? बोला आपने गलत बोला है। गलत क्या बोला? बोला आपने ये मन में रखा कि युद्ध जीतना तो नियंत्रण हुआ, एक अच्छी बात है, लेकिन आपके मन में ये आया भय कि मैं शस्त्र से मर जाऊंगा, इसलिए ऐसा जगह ढूंढ रहा हूं। बोले विक्रमादित्य नहीं आता कि मौत का भी भय नहीं, वो विक्रमादित्य हो सकता, बाकी कोई नहीं हो सकता। पुराने समय के जो राजा महाराजा होते थे उनके अपने चैलेंजेस होते थे, लेकिन कम से कम उनको पता रहता था कि उनके सामने दुश्मन कौन है, तीर कहाँ से आएगा। आज के ऐसा कुछ नहीं होता। समय के जो राजा महाराजा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उनको तो पता ही नहीं। हर राजा के समय जो चुनौती थी वो आज तक भी शासन व्यवस्था के सामने चुनौती होती है। भोजनों में मुख्यमंत्री अतीत के गौरवशाली प्रश्नों को लाने का अभियान है। मुझे लगता है आप सबका समर्थन मिलेगा। ये एक तरह से मैंने इस विषय को इस तरह से दिया है, और जैसे हमने कहा कि हमारे सबके स्लोगन है विरासत से विकास की ओर, तो अतीत के गौरवशाली प्रश्न को लेकर आए। ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि विक्रमादित्य ने ऑब्जर्वेटरी पे भी काम किया, वेधशाला पे। तो ईरान में उनने अपनी वेधशाला बनवाई थी। इराक की लाइब्रेरी में उस स्वर्णिम काल को स्वर्ण पत्र पहले की स्थिति में जब आमतौर पर जो अच्छी चीज लिखी रहती भोजपत्र पर लिखी रहती, लेकिन और अच्छी बात रहती उसको स्वर्ण पत्र पर रखवाने की परंपरा थी। विक्रमादित्य के उस काल को मक्का के अंदर लाइब्रेरी में आज भी वो पत्र मिलता है जिसमें विक्रमादित्य का उल्लेख है कि वो एक ऐसे शासक हैं जो अपनी प्रजा को तो सुशासन में ले जा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी आसपास के देश के लोग भी उनके रहते हुए आनंद और आराम में रह रहे हैं, उनको कष्ट नहीं है। ये उनका अच्छा पक्ष दूसरे भी लोग उसको उल्लेख करते हैं। ये महत्व की बात है। तो मुझे लगता है कि काफी बातें हुई। अभी विक्रमादित्य सुशासन की बात है। तो मुझे लगा कि काफी अच्छी बात हुई। तो दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रेस वार्ता कर रहे थे। दिल्ली में आयोजित विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव।